एग्जाम्पल देता हूँ। इन टर्नओवर रिकनसाइल करना होता है एज पर जीएसटी एंड एज पर इनकम टैक्स एक्ट। और फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं कह रहा हूँ इनकम टैक्स में आपका 10 करोड़ का टर्नओवर है, जीएसटी में वो 10 करोड़ 100 रुपीज आ रहा है। अब वो 100 को तो आप रिकनसाइल करने नहीं बैठोगे बिकॉज इट इज नॉट मटेरियल। अब अगर वो 10 करोड़ 50,000 पहुंच रहा है तो हो सकता है उस लेवल तक भी आप एक तरीके से बियरेबल उसको मान लो। बट वेन इट स्टार्ट टू गो टू 11 करोड़ 12 करोड़ वहां पे आपको प्रॉब्लम आनी चालू होगी, वहां पे आपका लेवल ऑफ डिस्कम्फर्ट बढ़ रहा है। तो वहां पे आप और डीप में जाके चेक करोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे को रिकन्सिलेशन चेक करनी है, मंथली रिकन्सिलेशन में जाना है या फिर कोई इनडायरेक्ट इनकम का पार्ट है जो कि मैं मे बी फैक्टर इन नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ही आपको मटीरियलिटी का इंपॉर्टेंस पता चलता है कि कौन से लेवल के बाद मेरे को और डीप में जाने की जरूरत है एक चीज को रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। तो ऐसे अब अगले पॉइंट पे आते हैं। मैंने बात करी अकाउंटेंट वर्सेस ऑडिटर। यहाँ पे ऑन अ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम लेवल थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी एंड प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत है बिकॉज काफी समय वी आर इन अ डायलेमा और ये लाइन थोड़ी सी ब्लर होती जाती है जब आप उसी कंपनी की अकाउंटिंग भी कर रहे हो एंड एट दिस मे बी ऑडिट पर्सन एक अलग से भी जा रहा है बट एट द सेम टाइम जिस पर्सन ने अकाउंटिंग करी है वो भी उनके साथ ऑडिट प्लेस पे जा रहा है। तो अकाउंटेंट का काम है कि यस कि वो 100% जितनी उसकी नॉलेज है उतनी एक्यूरेसी इंश्योर करे, बट ऑडिटर का है उसको चेक करके कहाँ पे इंप्रूवमेंट आ सकती है, कहाँ चीजें गलत डायरेक्शन में जा रही है उसको करेक्ट डायरेक्शन में लेकर के आए। ऑन अ मोर प्रैक्टिकल लेवल यहाँ पे जैसे हम अगर क्लाइंट से भी बात करते हैं तो आप एक सेपरेशन लाओगे कि सर उस समय मैं जब आया था मैं ATCPL से आया था, मैं अग्रवाल टैक्स और प्राइवेटिंग एंड अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बट अब जो पर्सन आ रहा है सर आप ये मानो वो बत्रा दीपक एंड एसोसिएट जो कि फॉर्मर ऑडिटिंग कंपनी थी या फिर अब जो करंट है ASC से मैं अग्रवाल शेवन कंपनी से आ रहा हूँ। तो सामने वाले को भी इंपॉर्टेंस फील होना चालू होगी कि ठीक है यहाँ पे डिफरेंशिएट हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अगर वो सामने कह रहे हैं कि सर ये चीज तो आप देख लीजिए, ये तो अकाउंटिंग का पार्ट है आप ही देखते हैं, तो ये कोई नहीं सर, ये चीज ना वो अकाउंटिंग टीम देखेगी, उनको हम फॉरवर्ड कर देंगे, चाहे आप उसी के सामने बाद में जाके आप वो चीजें सही कर रहे हो। बट वहां पे आपको एक बार ही लाइन ड्रॉ करनी है कि सर मैं भी एज एन ऑडिटर आया हूँ, मैं यहाँ पे चीजें ये देखने मेरा ड्यूटी है, मैं उनको बता दूंगा कि ये आप चीजें करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अकाउंटिंग वर्सेस एन ऑडिटर है ना। सिमिलर लेवल काफी बार मैं देखता हूँ कि फीस में भी इशू में आता है। मैं आई थिंक यहाँ पे हम भी अडॉप्ट कर सकते हैं प्रिंसिपल कि हम टोटली कहें कि सर आपने जो फीस दी थी ना वो हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सर को ट्रांसफर कर दिए, हमारे अभी भी पेंडिंग है। तो ऐसे एक लाइन ऑफ डिफरेंशिएशन ड्रॉ होगी तो वहां पे ATCPL वर्सेस ASC में ऑटोमेटिकली उनको भी लगने लग जाएगा, स्पेशली न्यू केसेस से जहाँ पे हम लोग एक लाइन ऑफ मतलब कंट्रोल भी एक तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है अकाउंटेंट वर्सेस एन ऑडिटर। अब आ जाते हैं ऑडिट, टाइप्स ऑफ ऑडिट। यहाँ पे जो इनकम टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड अबव 10 करोड़ है, हायर टर्नओवर है, हायर लेवल ऑफ स्क्रूटनी रिक्वायर्ड। तो ऐसे इंट्यूटिवली सोचोगे तो काफी आसान है। अब बात आती है ग्रे जोन 1 to 10 करोड़ के में मेरे को क्या करना है। वहां पे गवर्नमेंट ने कहा ठीक है एक मॉडरेट लेवल ऑफ रिस्क है, तो इसमें एक और एडिशनल रिस्क फैक्टर हम फिल्टर ऐड कर देते हैं, कैश ट्रांजैक्शन। आपकी हायर लेवल ऑफ कैश ट्रांजैक्शन हो रही है दैट मीन्स यू आर एट अ हायर रिस्क, मे बी लीकेजेस के चांसेस ज्यादा है गवर्नमेंट रेवेन्यू के। तो वहां पे वो लोग कहते हैं 5% का ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, मतलब टोटल कैश रिसीट्स डिवाइडेड बाय टोटल रिसीट्स, अगर ये 5% से ज्यादा है, या फिर टोटल पेमेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल कैश पेमेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल पेमेंट्स, ये 5% से ज्यादा इन दोनों में से आइदर और, एंड नहीं कह रहा हूँ दोनों का एक साथ नहीं, दोनों में से कोई भी, तो वहां पे आपकी टैक्स ऑडिट होना इज मैंडेटरी अंडर इनकम टैक्स एक्ट। नॉर्मल सी बात है, जहाँ पे भी कंप्लायंस की बात है हमेशा आइदर और रहेगा, गवर्नमेंट आपको कंफर्ट नहीं देगी। जहाँ पे भी उसको आपको बेनिफिट एक्सटेंड करना तो हमेशा मान के चलना एंड ही कंडीशन लगेंगी कि आपको सारी चीजें एक साथ सेटिस्फाई करनी होगी, क्योंकि गवर्नमेंट लेवल ऑफ कंफर्ट कभी इतने आसानी से देता नहीं है। तो इनकम टैक्स ऑडिट के थ्रेशोल्ड हमने अब डिस्कस कर लिए। एक वर्ड यूज करा था मैंने, टर्नओवर। अब यहाँ पे मैं ब्रीफ से एग्जांपल लेता हूँ, जैसे तान्या मैम है, ठीक है, नया मैम आपके पास क्लाइंट आया, उसकी सैलरी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, मान लो 15 लाख की उसकी सैलरी है, ठीक है, और थोड़े बहुत बिजनेस रिसीट्स हैं, आपको AIS TIS से पता लग गया, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है आपकी। अब ऑल ऑफ अ सडन आप उसकी बैंक स्टेटमेंट मंगवाते हो तो उसमें पता चलता है उसके 20 करोड़ के टोटल रिसीट्स एंड पेमेंट्स आ रहे हैं समवेयर अराउंड दैट रीजन। तो अब क्या उसकी इनकम टैक्स ऑडिट होगी? अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने वर्ड यूज करा है ग्रॉस रिसीट्स, ग्रॉस टर्नओवर, ग्रॉस इनकम। तो यहाँ पे अगर उसकी बिजनेस इनकम आ रही है और ऊपर से 20 करोड़ की टोटल रिसीट्स एक्सीड करिए तो वहां पे इनकम टैक्स ऑडिट होगी। तो इसीलिए अगर आप कोई भी नया पर्सन भी है, नई पर्सन की ITR फाइल हो रही है, उसकी बैंक स्टेटमेंट एक बार मंगवाने की कोशिश करो,
देखो कि क्या सिचुएशन है, क्या चीज़ें मीट आउट हो रही है नहीं हो रही हैं, तो वहां से आप डिसीजन ले पाओगे कि कैसे मेरे को इसके आगे प्रोसीड करना है, क्या इसका डोमेन हो सकता है वर्क का। क्योंकि अब मैं ये क्वेश्चन चेंज कर दूं, मैं कहूँ उसकी सैलरी ही मान लो 15 करोड़ है फॉर एग्जाम्पल, अब उसकी रिसीट्स एंड टर्नओवर आ रही है 20 करोड़। वहां पे एक तरीके से मैं मान सकता हूँ कि सारी हो सकता है रिसीट्स मेरी 15 करोड़ सैलरी से रिलेटेड हो, तो उधर मेरे को करने की उसकी जरूरत नहीं है। तो इसीलिए बैंक स्टेटमेंट हमसे फीस लेने मंगवाता है कि हाँ ऑडिट वर्किंग पेपर की तरह से हमने सेव कर दिया, बाकी फाइल तो हमें IST ही करनी है। यहाँ पे उसकी रेलिवेंस है, क्योंकि आपको क्या पता वो 20 करोड़ के जो ट्रांजेक्शन आई है वो एक मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज हो रहा हो, पता लगे आपके IP एड्रेस से हो गई फाइल, ED आपको आके पूछ रहे मैम आपने फाइल करी। ऑल्दो काफी एज केस है, काफी डिस्टेंट प्रोबेबिलिटी है, बट प्रैक्टिकली ऐसी चीजें होती हैं। तो अपने आप को सेफ गार्ड क्या मेंटेन करना और क्या क्या आप बेटर तरीके से इनकम टैक्स पर्सन की अगर वो ऑडिट फाइल करा है कुछ करा क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी जैसे मैंने इंडिविजुअल की बात करी, तो 1 करोड़ 10 करोड़ सब पे एप्लीकेबल होता है एक्सेप्ट फॉर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे बस ब्रीफली डिस्कस करूंगा, क्योंकि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी एक काफ़ी मेजर अपकमिंग सेगमेंट होता जा रहा है। तो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में जस्ट लाइक कंपनीज, हर एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट करना मैंडेटरी हो गया। सर मैं कहीं गलत जा रहा हूं तो आप प्लीज करेक्ट करिएगा। ऑडिट कैसे होती है, अब इनकम टैक्स को कैसे पता चलेगा आप ऑडिट, हाँ इनकम टैक्स में ऑडिट हो रही नहीं हो रही है। दो फॉर्म्स है फॉर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म 10B एंड फॉर्म 10BB। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, अगर हायर लेवल ऑफ स्क्रूटिनी चाहिए तो उसमें उन्होंने कर रखा है कि 5 करोड़ से ज्यादा डोनेशन होंगे, या फिर फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है, या फिर कंट्रीब्यूशन इंडिया से आ रहा है बट आप अप्लाई आउटसाइड कर रहे हो, तो वहां पे आपको फॉर्म 10B फाइल करना है, विच इज अ मच मोर कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्लोजर। फॉर्म 10BB उसी का छोटा भाई है, कम डिस्क्लोजर चाहिए, क्योंकि नेचुरल सी बात है अगर कम डोनेशन आ रहे हैं या फिर कुछ ऐसी फॉरेन इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं तो करने की जरूरत भी नहीं है। तो फॉर्म 10BB वही चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो है। अब आ रहे थे अदर देन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जब इनकम टैक्स की ऑडिट हो रही है, दो फॉर्म होते हैं, फॉर्म 3CA और फॉर्म 3CB। मैंने डेलिबरेटली CD का नाम नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे वही बात आ गई अकाउंटेंट वर्सेज एन ऑडिटर। 3CD को बनाना मैनेजमेंट का काम है, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज करने का काम मैनेजमेंट का है। यहाँ पे चाहे अब अगेन ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल चाहे आप ही वो इन्फॉर्मेशन फिल कर रहे हो, बट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 3CA CB मैं एज एन ऑडिटर कर रहा हूँ, मेरी ड्यूटी है उस इन्फॉर्मेशन को 3CD को चेक करना एज पर दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वाउचर्स, डेटा, जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। तो 3CA किसके लिए होता है, आई थिंक कॉर्पोरेट एसएससीज के लिए होता है। हम इसका मतलब अगर कॉर्पोरेट एसएससीज है तो बेसिकली 3CA में होता है। अदर देन इनकम टैक्स में अगर आपकी ऑलरेडी ऑडिट हो चुकी है तो वापस इनकम टैक्स में क्यों करना, 3CA में आप अपना दे दो ओपिनियन। और 3CB होता है अगर आपकी एक्चुअली में इनकम टैक्स में ही ऑडिट हुई है, तो दैट मीन अगर इंडिविजुअल हो आप, HUF हो, पार्टनरशिप हो, तो आपका 3CB फाइल होगा। तो अगर कोई पर्सन को भी मैं कहता हूँ भाई इसकी टैक्स ऑडिट फिल कर दो, प्रीवियस डेटा इंपोर्ट कर लो, तो ये भी ध्यान रखना मैंडेटरी है कि क्या आप 3CB का जेसॉन बनाओगे या फिर 3CA का जेसॉन बनाओगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत उसका जेसॉन बना दो, गलत अपलोड हो जाए। क्योंकि एक ऐसे केस में मैंने देखा भी था 2014-15 के में एक था ऐसा केस। तो एनीवेज, तो यहाँ पे हमारा कवर हो गया आपका ऑडिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट मोस्टली कवर हो गया। अदर देन इनकम टैक्स एक्ट की जब हम अपने लेवल पे बात करेंगे तो मोस्टली हमारी उधर कंपनीज कवर होते हैं, क्योंकि कंपनीज की ऑडिट चाहे इरिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर कंपनीज एक्ट में मैंडेटरी है, इसलिए अदर देन इनकम टैक्स एक्ट। ग्रॉस टर्नओवर, रिसीट्स एंड इस पे डिस्कशन हो गया। हाँ, अब आ रहता है हाउ टू डू ऑडिट एंड व्हाट एज एन इंडिविजुअल पर्सन आप कैसे हेल्प कर सकते हो। तो एकदम एक ट्रांजैक्शन या फ्लो के स्टार्ट से चालू करते हैं कि हाउ कैन यू हेल्प। ठीक है, अब मान लो एक बंदा है, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट्स ही अपलोड कर रहा है। अब मैं तो जो टर्मिनोलॉजी है वो भी चढ़ाना यूज नहीं करूंगा, बिकॉज अब तो एक्चुअली में विद द हेल्प ऑफ अश्विनी मैम हम अपलोड कर रहे हैं बैंक स्टेटमेंट। तो दैट मीन्स सिर्फ बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना आप एक काम डिफाइन नहीं कर सकते, आपको उसके एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा टू जस्टिफाई योर एग्जिस्टेंस इन आवर कंपनी। ठीक है, अब आपने बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर दी, नेचुरल सी बात है सस्पेंशन मोस्टली उसी समय क्लियर नहीं होंगे, बट कम से कम जिस पर्सन ने अपलोड करी है बैंक स्टेटमेंट वो ये देख सकता है कि नरेशन में क्या क्या आ रहा है। CHG आ रहा है, चार्ज होता है, बैंक चार्ज होगा, GRS है, ग्लोबल रेमिटेंस है, ये पता होना चाहिए, WDL आ रहा है, विड्रॉल होगा, कैश विड्रॉल होगा, DEP आ रहा है, डिपॉजिट होगा, कैश डिपॉजिट होगा, कॉन्ट्रा एंट्री है, या फिर दो बैंक स्टेटमेंट है तो उसमें अगर दो सिमिलर ट्रांजेक्शन आ रही है तो वहां से आप ट्रैक कर सकते हो। अगर किसी की UPI ID आ रही है नरेशन में, तो एक बार अपने मोबाइल में अगर इतने खाली हो तो मोबाइल में जाकर सर्च करो UPI ID किसके, पता लगे डायरेक्टर की हो, पार्टनर की हो, उसी के लोन का अमाउंट रीड कर लो।
तो ऐसे करके अगर सस्पेंस भी क्लियर करने की बात करें तो इट इज इन इट सेल्फ एन आर्ट। आप कितना कम लोड अपने सामने वाले क्लाइंट पे डाल सकते हो ये भी मैटर करता है। उससे कितने क्वालिटी क्वेश्चन पूछ सकते हो वो भी मैटर करता है। अगर सामने वाले को ऑलरेडी इस तरीके से बात करोगे कि सर मैं आपका बिजनेस समझता हूँ, तो उसको भी आपसे इंटरेस्ट करने में बात आएगा और वो आपसे ही बात करना चाहेगा। तो कहीं ना कहीं वहां पे आपका पर्सनल कनेक्शन भी जुड़ेगा एंड हो सकता है कि आप और भी उससे ज्यादा वर्क निकाल पाओ। सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर दी, ठीक है। अच्छा, इससे भी पहले ओपनिंग बैलेंसेस सब लोगों को करना आना चाहिए कि कैसे चेक करते हैं, कौन सी फाइनेंशियल से देख के करना होता है। क्योंकि ये मैंने काफी बार देखा है कि पता चलता है ओपनिंग के बैलेंसेस ही गलत कैरी फॉरवर्ड होते हैं और उसमें हम डेटा अपलोड कर रहे हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस चेक करना, बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर दी, कुछ हद तक आपके सस्पेंसेस क्लियर आउट हो गए। अब अगले लेवल पे चलते हैं। मान लीजिए उसके जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी है, सेल्स परचेज अपडेट हो सकती है हमारी। सेल्स कहाँ से होगी? R1 से होगी। R1 से आपने अपलोड कर दी, एक बार के लिए यहाँ पर रुक जाओ, परचेज पे जाना भी मत। नेचुरल सी बात है, अब आपने जनवरी का इनवॉइस चढ़ाया तो उसकी पेमेंट मोस्ट लाइकली जनवरी या उसके बाद ही आई होगी। तो हाथ के हाथ सस्पेंस क्लियर करो ना, देखो कहाँ से हो रहा है। अब चलो मान लो जीएसटी के पर्सन ने चढ़ा दी और वो सस्पेंस क्लियर कर दिया उसने। यहाँ से हो सकता है आपको इनकम टैक्स के बारे में भी सीखने को मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, 1 लाख का मेरा इनवॉइस था, टैक्स था 18,000, 1,18,000, बैंक में मेरा सिर्फ 1 लाख कितना आएगा, 1,08,000 आया। क्यों? हो सकता है 194J में टीडीएस कटाओ 10,000 का। तो ऐसे करके आपको और भी ज्यादा चीजें पता चलेंगी कि कैसे कैसे सारी चीजें कनेक्ट होती हैं। तो एक बार ट्राई करके देखो भाई, सेल्स चढ़ा दी तो रिसीट हाथ के हाथ क्लियर कर लो। जनवरी का इनवॉइस है तो मोस्ट लाइक जनवरी में आएगा, नहीं तो फरवरी में आएगा। बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि पहले एडवांस आया आधा, उसके बाद आपकी पेमेंट, ये काफी रेयर इंस्टेंसेस में होता है। और अब अगला स्टेप आए, परचेजेस अपलोड करनी है। ठीक है भाई, जीएसटी के पर्सन ने देख के परचेजेस भी अपडेट कर दी। तो भाई एक बारी मेरे को एज एन ऑडिट पर्सन ये बता दो, तुमने देखा कि मैंने जितना क्लेम इस बारी 3B में अपना आईटीसी करा है, क्या 2B में मैंने ज्यादा क्लेम कर लिया है आईटीसी? अगर करा है तो कौन से मंथ में करा है? टैक्स लाइबिलिटीज एंड कंपैरिजन में आ जाएगा। करा है तो कौन से मंथ में करा है, किस रीजन की वजह से करा है, तो वो आपको पता होना चाहिए। और स्पेशली अगर आप खुद ही जीएसटी टीम पर्सन उसका डेटा फाइल कर रहे हो। मेरे 2B में मान लो सितंबर मंथ में सिर्फ 1 लाख का इनपुट आया, आपने 2 लाख क्लेम कर लिया। उसकी वर्किंग बना के भेजी होगी ना क्लाइंट को, ईमेल पे भेजी होगी, कंफर्मेशन दी होगी कि हाँ मैं क्लेम कर रहा हूँ इतना एक्सेस, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये इनवॉइस है, पिछले मंथ का डिफरेंस है, पिछले साल का डिफरेंस है, जो भी है। तो ये आपको पता होना चाहिए एज अ जीएसटी टीम पर्सन। यहाँ पे मैं ऑडिट टीम पर्सन की बात भी नहीं कर रहा हूँ। इधर पर्पज आता है इंटेग्रिटी ऑफ डेटा मेंटेन करना, कि कितनी जल्दी मान लो बैंक स्टेटमेंट अपलोड हुई, जीएसटी सेल्स परचेज हुए, सस्पेंसेस क्लियर हुए, कितनी जल्दी डेटा हमारे पास आया एज एन ऑडिट टीम पर्सन। और फिर हम क्लाइंट्स को एक्चुअली में टेक्निकल गाइडेंस दे पा रहे हैं कि सर आपने इस ट्रांजैक्शन पे टीडीएस डिडक्ट नहीं करा, आपका टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए था, यहाँ पे आपका लॉस कैसे हो रहा है, 30% डिसअलाउ हो जाएगा। ऐसी चीजें हम जब भी कर पाएंगे व्हेन वी शिफ्ट या फिर ट्रांजिशन फ्रॉम दिस डेली क्लेरिकल वर्क। और क्लेरिकल वर्क काफी डेरोगेटरी लगता है सुनने में कि भाई ये क्या है, क्लेरिकल काम है मैं क्यों करूं। बट अल्टीमेटली अगर आप उस लेवल का काम भी नहीं जानते तो सामने वाला भी आपको बेवकूफ बना के आगे निकल जाएगा। क्योंकि आपको अगर वो काम करवाना नहीं आ रहा तो आप हायर लेवल का काम कैसे कर सकते हो दूसरों से। तो यहाँ पे ये पॉइंट आता है कि डेटा को मेंटेन करना अदर देन ऑडिट टीम पर्सन कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो अब आई थिंक थोड़ा टाइम है भी, तो मैं एक ब्रीफ से दिखाता हूँ कि एज एन ऑडिट टीम पर्सन लेट से मैं अगर एक टैली को स्क्रूटिनाइज कर रहा हूँ, थोड़ी सी वॉल्यूमिनस मतलब ज़्यादा ट्रांजैक्शंस वाली टैली है, तो वो कैसे मैं देखूंगा कि क्या क्या मेरे दिमाग में चल रहा है उस समय। सो दैट अभी हमारे कोई XYZ क्लाइंट है, ठीक है। तो सबसे पहले यूजुअली व्हाट आई लाइक टू डू इज, आपको जो करना है आप कर सकते हो अपने end के आपके प्रश्न। मैं पीएनएल से करना चालू करता हूँ, क्योंकि पीएनएल में उस पर्टिकुलर साल की ही कहानी होती है, बैलेंस शीट में पिछले साल की भी कहानी आपकी चलती हुई आ रही होती है काफी हद तक। तो अब फॉर एग्जाम्पल यूजुअली इनकम स्ट्रीम से बात करते हैं, सेल्स से बात करते हैं। सबसे पहले मेरा दिमाग जाता है इसका टर्नओवर कितना है। टर्नओवर इसका 50 करोड़ के अराउंड है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। 50 करोड़ के अराउंड है, इसका मतलब मेरी जीएसटी कंसिलेशन होनी चाहिए, जीएसटी की रजिस्ट्रेशन भी डेफिनेटली होनी चाहिए। 20 लाख तो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा अबव है। जीएसटी रिकंसिलेशन है तो क्या मेरा उसके साथ टर्नओवर मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे मैंने जीएसटी की बात करी है, मैं इनकम टैक्स में भी मेरा दिमाग चलेगा कि भाई क्या 26 ईयर्स में पता लगे मेरे 60 करोड़ के टोटल ग्रॉस रिसीट्स आ रहे हैं, यहाँ पे मैंने सिर्फ 50 करोड़ का रिकॉर्ड करा है। क्योंकि जिसने आईटीआर फाइल करी है प्रैक्टिकली उनको पता है, अगर 26 ईयर्स में आपकी ग्रॉस रिसीट 60 करोड़ आ रही है
आपने सेल सेल ऑफ सर्विसेज अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू का टोटल जो है 60 करोड़ या 60 करोड़ से नीचे डिक्लेयर कर दिया, तो वहां पे इमीडिएटली ऑन द स्पॉट आपका हाथ क्या आ जाएगा कि एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दो। कम डिक्लेयर नहीं कर सकते ऐसा नहीं, आपके पास रीजनिंग होनी चाहिए कि क्यों कर रहा है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल इन्हीं का ही केस था, हाई सी सेल्स करे इन्होंने, उनका टीडीएस हाई सी सेल्स में आ रहा है, वो मैं टीडीएस क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि वो जबरदस्ती इनका ग्रॉस रिसीट्स में ऐड हो जाएगा, तो मेरे दिमाग में ऑलरेडी वो प्लान है। तो ऐसे ही आपको भी फर्दर अपने क्लाइंट का जिसकी डे टू डे अकाउंटिंग आप करवा रहे हो या कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि ऑडिट में इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। अब ये तो था फॉर एग्जांपल जीएसटी के पर्सपेक्टिव से हो गया, एक बार टर्नओवर चेक कर लिया। सिमिलरली अब मान लो मेरे को ऑडिट के पर्सपेक्टिव से रिस्क, मटेरियलिटी, ये सब चीज़ों की जजमेंट करनी है। तो मैं एक तरीके से समरी लेवल पे देखूं तो इनकी ऑल ऑफ अ सडन अगस्त में सेल्स जंप हुई। नाउ एज एन ऑडिटर मैं हाइपोथेसिस क्या बना सकता हूँ, भाई सितंबर अक्टूबर नवंबर है, दिवाली का सीजन होता है, हो सकता है ज्यादा डिमांड हो गई हो, तो एक बार मैं मैनेजमेंट से पूछूंगा कि सर ऐसा कैसे हो गया। उसी के साथ मैं देख रहा हूँ ऑल ऑफ अ सडन अक्टूबर में काफी ज्यादा सेल्स रिवर्स हुई है। सेल्स क्रेडिट होती है यूजुअली, डेबिट का मतलब रिवर्सल है, तो ऑल ऑफ अ सडन क्रेडिट नोट बहुत ज्यादा है। यहाँ पे मेरा लेवल ऑफ कंफर्ट डिस्कम्फर्ट में आ रहा है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, उनसे पूछूंगा क्या है। अब इसके रिगार्डिंग मैंने क्लाइंट को पहले बता भी दिया कि सर इसके रिगार्डिंग मेरे को डॉक्यूमेंटेशन चाहिए कि ये रिवर्स हुआ तो क्यों हुआ, क्या आपकी मेल की कम्युनिकेशन है, कोई मटेरियल डिफेक्ट था तो क्या आपने पहले उनको कम्युनिकेट करा, कम्युनिकेट होने के बाद उन्होंने एक्सेप्ट करा, एक्सेप्ट होने के बाद क्या मटेरियल रिटर्न के लिए आपने ई वे बिल इशू कराया नहीं कराया, जो कि जीएसटी के अंदर मैंडेटरी अगर ये मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स मैंने चेक करी। सिमिलरली यहाँ पे 2.5 करोड़ का आ रहा है, तो यहाँ पे कोई एस्को स्विच गियर्स करके है, इसके रिगार्डिंग उन्होंने क्रेडिट नोट करा, तो क्या सर इसकी कम्युनिकेशन है आपके पास, नहीं है तो क्या ई वे बिल के थ्रू एक्चुअली में आपके फैक्ट्री से अमाउंट निकला है, मतलब अमाउंट नहीं मटेरियल निकला है ये। अब सेल्स हुई हैं, कुछ कुछ चीज़ें होती है जो सेल्स से ही लिंक्ड होती हैं, फॉर एग्जांपल आपकी परचेजेस। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं फॉर एग्जांपल सेल से 1 लाख की कर रहा हूँ, माल मैं 10 लाख का खरीद लूँ ऑल ऑफ अ सडन। हो सकता है कि मैं आगे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट वो मेरी फिर आगे ज़्यादा सेल्स में ट्रांसलेट भी हो जाएगी। तो एक बार के लिए मैंने देखा जून जुलाई अगस्त में है मोस्टली, जो कि थोड़ा सा टर्नओवर एकदम से ज्यादा हुआ एंड देन थोड़ा सा टेपिड लेवल पे है। तो अब मैं फॉर एग्जांपल मान लो परचेजेस में जाता हूँ, तो यूजुअली ये भी थोड़ी बहुत उससे लिंक्ड होनी चाहिए। तो नीचे बारग्राफ देखोगे यहाँ पे भी वही कहानी आ रही है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मेरे को लेवल ऑफ कंफर्ट है। हो सकता है मैं अपनी परचेजेस की जो एज एन ऑडिटर चेक कर रहा हूँ अपनी अकाउंट, उधर मैं थोड़ी सी अपनी लेवल ऑफ स्क्रूटिनी कम कर दूं, क्योंकि वो मेरी लिंक्ड है सेल से और मेरे को दिख भी रहा है कहानी कि हाँ ठीक है जून जुलाई अगस्त में एक्चुअली में परचेज भी ज्यादा करी है, एक्सेप्टेबल है। एंड ऑन अ सिमिलर नोट उधर दिसंबर में आ रही थी मेरी रिवर्सल, तो हो सकता है मैंने माल भी इधर से मेरे पास आगे से डिफेक्टिव माल आया, मैंने उसी डिफेक्टिव माल को आगे भेज दिया, तो वो भी डिफेक्टिव माल मेरा रिवर्स भी होना चाहिए था। तो वहां पे देखोगे तो दिसंबर में ही परचेजेस डेबिट होती हैं, क्रेडिट मतलब परचेज रिवर्स हुई है। तो यहाँ पे 5 करोड़ का मेरा रिवर्स हुआ दिसंबर के पीरियड के अराउंड में ही। हालांकि मैं फिर भी जो सेल्स रिवर्स हुई है उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन, जो परचेज रिवर्स हुई है उसकी भी मैं डॉक्यूमेंटेशन दूंगा। यहाँ पे अगर अब मैं कम लेवल ऑफ स्क्रूटिनी कर रहा हूँ, तो कल को मेरे से कोई मान लो आपसे तो नहीं बट अल्टीमेटली सीएसआर जो ऑडिट साइन करे उनसे पूछेगा कि आपने अपनी लेवल ऑफ स्क्रूटिनी कम क्यों करी। वहां पे मैं ये जस्टिफिकेशन देता हूँ चल जाएगा, बट आप ये जस्टिफिकेशन दोगे कि नहीं मेरा मन नहीं करा या फिर चेक करना रह गया, वो ऑन अ प्रोफेशनल लेवल एक्सेप्टेबल नहीं रहता है। तो एवरीथिंग दैट यू डू एक प्रोसेस होनी चाहिए एंड आपके पास एक रीजन होना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसलिए मैं लेवल ऑफ स्क्रूटिनी अगर परचेज अकाउंट्स में कम कर दूँ तो इट वुड नॉट मैटर एज मच। अब बात आती है एज एन ऑडिट टीम पर्सन के लेट से हेल्पिंग हैंड या फिर आप क्या हेल्प कर सकते हो। एक तो मैंने बता दिया समरी लेवल पे, अभी मैंने देखा कि ऑडिट के पर्सपेक्टिव से अब पर्टिकुलर चीज चेक करनी हो तो मैं इसका सैंपल बना सकता हूँ। तो अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि टैली को कैसे यूज करते हैं, तो मैं एक ब्रीफ सा एक का ही सैंपल बना के दिखा रहा हूँ, आप जो है आगे कर सकते हैं। मैं कंट्रोल H दबाया, वाउचर डिटेल, बेसिकली एक एक लेजर में नहीं जाना पड़ेगा मेरे को, तीनों ग्रुप का ही सारे इनवॉइसेस बता देगा। थोड़ी सी ज्यादा वॉल्यूम ऑफ इनवॉइसेस हैं तो इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, मेरे को थोड़ा बहुत सेल्स और परचेज मैच कर रहे हैं, उसका फ्लो और पैटर्न मैच कर रहा है, तो हो सकता है मैं टॉप 20 या टॉप 30 आइटम्स उठा लूँ कि भाई इससे रिलेटेड मेरे को सेल्स इनवॉइसेस ले लूँ, या फिर परचेज ऑर्डर हो सकता है मैंने इशू कराओ तो उससे रिलेटेड मैं ले लूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे F12 करके मैं इसको अमाउंट डिक्रीजिंग कर देता हूँ। एक्सेल में आई थिंक एक्सपोर्ट करना सबको आता ही है, तो आई डोंट नीड टू टेल कि यहाँ पे जाके हो सकता है मैं अब यहाँ पे भी देखूंगा तो मेरी मोस्टली जो क्रेडिट रिवर्सल्स हुए हैं वही सबसे ज्यादा है। बाकी मैं टॉप लेट से 20 आइटम्स उठा के उनसे कह सकता हूँ सर मेरे को इस सब चीज़ों के आपसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स क्या मांगना है आपको ये भी पता होना चाहिए क्योंकि जीएसटी में ई इनवॉइस इन पे डेफिनेटली मैंडेटरी होगा।
ई वे बिल चाहिए होगा, माल हमने आगे भेजा होगा तो आउटफ्लो होना चाहिए। सेकेंड चीज, इनकी इन्वेंट्री वाइज डिटेल्स मेंटेन हो रहे हैं, तो जहाँ पे भी इन्वेंट्री वाइज डिटेल्स मेंटेन हो रहे हैं, थोड़ा बहुत देख लेना कि अब 120 में माल खरीदा तो 115-10 में तो मैं बेचूंगा नहीं इतने आसानी से, तो वो भी देख लिया कि भाई 125 में ही बेचा है, 130 में ही बेचा है। इन्वेंट्री लेवल भी आप डिटेल्स चेक कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपका लेवल ऑफ कंफर्ट क्या है। अगर आपको पता है यूजुअली आइटम्स क्रिस्टल क्लियर रहती हैं, आप थोड़ा सा लेवल ऑफ स्क्रूटिनी कम करें, नहीं तो लेवल ऑफ डिस्कम्फर्ट में जा रहा है जोन आपके, तो वहाँ पे लेवल ऑफ स्क्रूटिनी ज्यादा रहेगी। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं टॉप ये 10 आइटम्स उठा के अपने सैंपल में दे दूंगा, उसके राइट में मैं मेंशन कर सकता हूँ कि सर ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मेरे को वो डॉक्यूमेंट सेटिस्फैक्टरी लगते हैं, तो मैं इस आइटम को मूव ऑन कर जाऊंगा आगे। ठीक है, परचेज अकाउंट्स पे डिस्कस करिए। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं, तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या क्या चीज़ें रोटेट कर रही हैं। टीडीएस एप्लीकेबिलिटी हो सकती है, क्या मेरे जीएसटी की कोई ऐसी आइटम्स हैं जो कि इसमें मीट आउट कर रही हैं, क्या मेरा इनपुट तो ब्लॉक नहीं है जो मैंने गलती से क्लेम कर लिया हो, तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं समरी लेवल पे बात कर रहा हूँ, फ्रेट एंड कार्टेज है, तो इसमें मैं हो सकता है एक सैम्पल बेसिस पे चेक कर लूँ कि क्या मेरा 194C में टीडीएस में कटा है, नहीं कटा है, वहाँ पे मेरा लेवल ऑफ डिस्कम्फर्ट जाएगा। हो सकता है मैं और लेवल डीप जाऊँ, मैं थोड़ी ट्रांजैक्शंस को बढ़ा दूँ, या फिर हो सकता है पूरे ही ट्रांजैक्शंस को मैं एज अ सैम्पल साइज मान के कैलकुलेट करूँ। वेजेस टू एम्प्लॉयज है, वेजेस टू एम्प्लॉयज है, यहाँ पे मेरे को ESIC PF के बारे में थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि क्या इस पे एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे नेचुरल सी बात है, सबको नॉलेज नहीं होगी ESIC PF की, इसीलिए आपके पास सर हैं, मैम है, तो अगर मेरी कैपेबिलिटी होगी, मेरे डोमेन ऑफ एक्सपर्टीज में, तो मैं भी हेल्प कर सकता हूँ। यहाँ पे आप पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे मैं कैसे चेक करूँ, कैसे रिकनसाइल करूँ, क्या सैलरी शीट्स मंगवानी है, ESIC PF के चलान कैसे चेक करने हैं। गूगल में देखो सब चीजें मिल जाएंगी, थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट डाल के लाओ। अगर आप इस तरीके से अपने क्वेश्चन को फेस करते हो, सर मैंने गूगल में ऐसे चेक किया था कि ऐसे चेक करना चाहिए, क्या मैं सही सोच रहा हूँ, सही जगह आ रहा हूँ, तो ज्यादा बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू सर ये डेटा है कैसे करना। ठीक है, क्योंकि सेकंड अप्रोच में आपका कोई एफर्ट नहीं दिखा, फर्स्ट अप्रोच में दिखा आपने कुछ अपनी तरफ से हिट एंड ट्रायल करा, हो सकता है वही सही हो सकता है उसमें कोई और लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट हो, तो वो आप कर सकते हो। बोनस है, अब नॉर्मल सी बात है, बोनस ऐसे तो नहीं दे देते हैं, देयर हैज टू बी सम रीजन। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो एक ही है, तो मोस्ट लाइकली मेरे ख्याल से दिवाली पड़ी होगी नवंबर में, तो यहाँ पे उसका बोनस होगा विच इज जस्टिफाइबल इनफ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंसेस 194C में जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिसिटी पे कोई TDS डिडक्ट नहीं होगा, कोई GST भी नहीं होगा, बट मेरे को एक बारी ये भी चेक करना चाहिए कि मेरी, ठीक है ये तो लेवल बेसिस पे, कहीं कहीं होता है कि इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है फ्लक्चुएटिंग हो, क्योंकि हो सकता है किसी किसी समय मैंने कम यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी, क्योंकि मेरी सेल्स ही उतनी नहीं हो रही थी। बट यहाँ पे होना कंसिस्टेंट बेसिस, तो यहाँ पे आप पिछले साल की टैली भी देख सकते हो, क्या पिछले साल भी मेरा कंसिस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन था। अगर था तो ठीक है, आपका लेवल ऑफ कंफर्ट बढ़ गया, बट पिछले साल आपको दिख रहा है कि आपका लेवल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस लेट्स से सेल्स से लिंक था, कि थोड़ा बहुत सेल्स के साथ वेरिएबल करता, बट यहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन कंसिस्टेंट हो गया। तो आप एक बार को मैनेजमेंट से क्वेश्चन उठा सकते हो, उनका एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री लगे, मूव अहेड, ऑडिट वर्किंग पेपर्स कलेक्ट कर लेना, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह। अगर नहीं लगता, उस समय आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपको ऑडिट रिपोर्ट में कुछ अपना करना है या नहीं करना। सिमिलरली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पे ऑडिट फीस है, नेचुरल सी बात है, यहाँ पे मेरे को कुछ ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट फॉर इनवॉइस, क्योंकि 30,000 से कम है, 194G एप्लीकेबल नहीं है। तो कंसल्टेंसी है, तो यहाँ पे TDS की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, अगेन TDS 192 में जा रहा है नहीं जा रहा है, तो मोस्टली ये होगा। डिप्रिसिएशन में अब आपको पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स एक्ट में कौन सा डिप्रिसिएशन, यहाँ पे मैं इनकम टैक्स एक्ट तक ही रखूंगा। कंपनीज एक्ट में बस ये होता है कि थोड़ा सेपरेट तरीके से डिप्रिसिएशन आपका कैलकुलेट होता है। ठीक है, अब मैंने कहा कि मैं P&L से चालू करना चाहता हूँ, क्योंकि उससे मेरे को पता चल जाता है कि ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शन क्या हुई है और क्या मेरे बैलेंसेस में वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो अब आते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको क्या क्या चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले कैपिटल अकाउंट से चेक कर लेते हैं। ये मेरी कंपनी है, MCA पे सारी डिटेल्स मिलती हैं। रुकैया मैम ने क्लास ली थी, मास्टर डेटा होता है, मास्टर डेटा में आपका ऑथराइज कैपिटल भी आता है, पेड अप कैपिटल भी आता है। ये पेड अप कैपिटल है, इसको टेक्निकली पेड अप कैपिटल होना चाहिए था, ये मैं मैनेजमेंट को बोलकर अगली बार सही करा दूंगा। तो ये पेड अप कैपिटल होगा, मैं उसको MCA से चेक कर सकता हूँ कि कोई ड्यूरिंग दैट चेंज तो नहीं आया। रिजर्व्स एंड सरप्लस ये यूजुअली ओपनिंग बैलेंस ही होता है, ये मैं प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट से चेक कर सकता हूँ। लोन्स एंड लायबिलिटी, बैंक लोन है, आप इनसे अमोर्टाइजेशन स्टेटमेंट मंगवा सकते हो कि क्या इंटरेस्ट प्रिंसिपल प्रॉपर्ली बुक करा है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि कंपनी जो है अपने डायरेक्टर्स से लोन एक्सेप्ट जितना मर्जी कर सकती है, बट डायरेक्टर्स को लोन नहीं दे सकती इतने आसानी से।
एंड सिमिलरली थर्ड पार्टी से क्या वो लोन एक्सेप्ट कर सकती है? आंसर इज नो। सम केसेस में हो जाता है, बट वो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस होते हैं, वहाँ पे इतना ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, जीएसटी पेबल है तो आपका जीएसटी का ही होना चाहिए। मेरे पास जीएसटी के चालान सेव्ड होने चाहिए ऑडिट वर्किंग पेपर्स में प्रॉपरली। अगर कोई जीएसटी टीडीएस का केस है तो आप वो देख सकते हो कि क्या जीएसटी 87 में मेरा आया नहीं आया। टीडीएस पेबल, टीसीएस पेबल, यहाँ पे मोस्टली आपके केशव सर जो कि टीडीएस रिटर्न फाइल करते हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं अगर आपको कुछ इसमें डाउट हो कि क्या टीडीएस अप्रोप्रिएट रेट पे कटा है, क्या अप्रोप्रिएट रेट पे कटा है, तो क्या वो टाइमली पेमेंट हो गई है। यहाँ पे ये आपको और चीज़ों का ध्यान रखना है। मान लीजिए आपने 1 लाख का एक्सपेंडिचर करा, उस पर टीडीएस डिडक्ट होना था बट आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं करा। अब उसकी इम्प्लीकेशन क्या है? सबसे पहले तो देखो, जिसके घर खुद शीशे के होता है दूसरों पे कांच नहीं फेंकते। अकाउंटिंग वर्सेस एन ऑडिटर, जहाँ पे टू अ सर्टेन लेवल ये लाइंस ब्लर्ड है, वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि सर कि आपने टीडीएस की फाइलिंग अप्रोप्रिएटली नहीं करी। वहाँ पे आपको खुद इनिशिएटिव लेना है, करेक्ट करवानी चीज़ें। तो जहाँ पे थर्ड पार्टी है वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो सर आपका टीडीएस डिडक्ट होना था, टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ, इसकी ये इम्प्लीकेशन है। अब आप बताइए कैसे प्रोसीड करना है। डिस्कशन होगा, देखेंगे सोल्यूशन क्या आएगा, वो बात की बात है। बट आपने इससे उसको टेक्निकल क्वेरी बताई, उसको भी लगा कि हाँ आप प्रोफेशनली केपेबल हो। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज थी, ये मैंने भी नोटिस करा, ये मेरे में भी लैक्यूना है। हमने एक्सपेंस को डिसअलाउ कर दिया। सेक्शन में ये कहता कि आप एक्सपेंस को डिसअलाउ कर दो बट यू कैन अगेन रिक्लेम इट बैक इन द ईयर ऑफ पेमेंट। क्या हम करते हैं? टैक्स ऑडिट में डालते वक्त हम डिस्क्लोज कर देते हैं कि हाँ ये पिछले साल का डिसअलाउ हुआ था, इस बार ये अलाउ कर देना। और क्या हम फिर वो रिक्लेम बैक करते हैं? करना चाहिए नहीं करते हैं। डिटेल्स भी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है जिस साल आपने ऐड बैक किया आपने डिसअलाउ कर दिया, लेकिन वहाँ बहुत ही क्लियरली लिखा है कि जिस समय आप पेमेंट करते हो और जो आपने पिछले साल उसको डिसअलाउ किया था वो एक्चुअल अब आप क्लेम कर सकते हो। हाँ, इसका मतलब पिछले साल की टैक्स ऑडिट नॉट ओनली कॉपी पेस्ट के पर्सपेक्टिव से देखने का, ये बिजनेस कोड है पेश कर दिया, ये यहाँ पे रजिस्टर मेंटेन होता है ये पेश कर दिया। ये भी देखना है कि पिछले साल मैंने क्या डिसअलाउ करा था, इस साल में क्या अलाउ कर रहा हूँ। अब आपने फॉर्म 3CD में इंफॉर्मेशन तो ये दे दी कि ये वाला अलाउ होना चाहिए, कि आपने ITR में उसको एक्सपेंस को रिक्लेम बैक करा, वो भी डिपेंड करता है। क्योंकि अल्टीमेटली सिस्टम मैं बता दूं 3CACB से ही चेक करेगा कि क्या एक्सपेंस अलाउ होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, इसीलिए उस फॉर्म में इतनी ज्यादा पावर है। मैं बता दूं कोई स्क्रूटिनी इनकम टैक्स ऑफिसर बैठ के नहीं कर रहा है, सारा कुछ सिस्टम कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन आपके फॉर्म से फ्लो होते हुए जा रही है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, कुछ भी हो। आजकल रिस्क बेस्ड असेसमेंट और हो गया, प्रोबेबिलिटी बेस्ड असेसमेंट और हो गया, कि अगर 50 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है और उनका 1 लाख से ज्यादा इनपुट आईटी से ज्यादा क्लेम कराओ तो फिर नोटिस निकाल दो, अगर उससे कम है तो ठीक है चलेगा, रिस्क बेस्ड असेसमेंट। तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। अब प्रोविजन है, पिछले साल का प्रोविजन खड़ा हुआ, आपको पता होना चाहिए इंटीमेशन डाउनलोड करके उसको सेट ऑफ कैसे करना है, एडवांस टैक्स से सेट ऑफ होगा, इससे सेट ऑफ होगा। एज एन ऑडिट टीम पर्सन अगर आप ये भी हेल्प कर सकते हो तो काफी हद तक यहाँ पे भी प्रॉब्लम हमारे रिड्यूस हो जाते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, यहाँ पे एक नया प्रोविजन ऑल्दो वो 24-25 में इम्प्लीमेंट होगा कि MSME का आ गया है, तो उसके बारे में क्लाइंट को एटलीस्ट अवेयर कराना। मैं तो क्लाइंट से भी ऐसी बात करूँगा सर इसी साल से हो गया, ताकि कम से कम आदत पड़ जाए कि भाई करना ही है, चाहे इस बार ही थोड़ा सा उनका ना हो पाए, अगले साल से तो डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, इनकम टैक्स की बात होगी, जीएसटी में आ जाते हैं। आपके जो भी जीएसटी रजिस्टर्ड पार्टीज हैं उनको 180 डेज में पेमेंट हो जानी चाहिए। 180 डेज कब से ये भी पता होना चाहिए आपको। अगर आप एक्ट पढ़ रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ एक्ट भी नहीं न्यूज़पेपर भी पढ़ोगे ना, आपको एक्चुअली में समझ में आएगा कि ग्राउंड लेवल पे, इंडस्ट्री लेवल पे सिचुएशन क्या चल रही है। आप फ्यूचर्स को फोरकास्ट भी कर पाओगे कि चल क्या रहा है, क्योंकि अगर नेचुरल सी बात है, एक डीलर एसोसिएशन जीएसटी डिपार्टमेंट को अपने रिप्रेजेंटेशन भेज रही है कि सर ये रूल बेकार है, आप इसको विड्रॉ करो, हायर लाइकलीहुड है वो लोग कर देंगे, क्योंकि वो लोग ग्राउंड लेवल की सिचुएशन बता रहे हैं। आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर MSME वाला प्रोविजन विड्रॉ हो जाए 1 और साल के लिए, क्योंकि मेरे को लगता है ऐसा हो जाएगा अगली बार जब फाइनल बजट आएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ट्रेडर्स का नहीं पता क्या करना है, मैन्युफैक्चरर्स का तो कर लोगे, ट्रेडर्स का क्या करोगे, यहाँ पे ऑन एन एवरेज क्रेडिट पीरियड ही 90 डेज, आप कैसे उसको कर लोगे इसके। तो एनीवेज 180 डेज में पेमेंट होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो अगेन इनकम टैक्स जैसा ही उसका बना दिया प्रोविजन, इनपुट को अपना आप रिवर्स कर लो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। अगर आपका डेट ऑफ इनवॉइस अगस्त में था, ठीक है, आपको पता चला कि 180 डेज में पेमेंट नहीं हुई है, तो आपको अलॉन्ग विद इंटरेस्ट फॉर सर्टेन मंथ्स आपको करना चाहिए। अगर आप क्रेडिट लेजर पे अवेलेबल है वो इनपुट आपने अप्लाई, ठीक है, वो टेक्निकलिटी है, वो तो छोड़ो, है ना। तो 180 डेज में आपको हाँ इनवॉइस डेट भी कंसीडर करना है ना। हाँ, तो टेक्निकली पार्ट है कि तो कितना था, एक्सेस है, कम है, ज्यादा, वो कैलकुलेशन का पार्ट। 180 डेज में रिवर्स हो जाना चाहिए।
आप 180 डेज में पेमेंट नहीं हुई तो आपका रिवर्स फर्दर हो जाना चाहिए। कुछ कह रहा था आपने भी मेंशन किया था, उस पर एक अच्छा पॉइंट था। कोई नहीं है। हाँ ठीक है, तो संडी क्रेडिटर्स में मोस्टली यही ध्यान रखना है। एक चीज मैंने नोटिस करी थी, एक मेरे को, क्योंकि मैंने नेचुरल सी बात है, ऑडिट इज अ रेपिटेटिव प्रोसेस, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा रिफाइनमेंट आती जाएगी। मैंने खुद की चीज नोटिस करी थी कि एक क्लाइंट था, उन्होंने कोई मशीनरी इंपोर्ट करी, उस पर कस्टम ड्यूटी लेवी हुई, तो वो मेरे को कस्टम ड्यूटी उसकी मशीनरी की कॉस्ट में ऐड करनी चाहिए थी, रादर देन मैं उसको कस्टम ड्यूटी एक्सपेंस में पीएनएल में दिखा देता। तो एक ऐसी इनवॉइस थी जिसमें मैंने कर दिया था। तो ये चीजों का भी ध्यान रखना है कि अगर क्रेडिटर्स में कोई फिक्स प्लांट एंड मशीनरी वाले क्रेडिटर्स हैं तो उन चीज़ों का कैसे ध्यान रखना है। एंड मैं ये कहूँगा, आप थोड़ी जैसे फ्री हो ना, एक्चुअली में कोई काम नहीं और कोई दे भी नहीं रहा है, तो कम से कम कोई रैंडमली जाके आप टैली एक्सप्लोर करो जो थोड़ी सी ज़्यादा हो, क्योंकि मेरे को जितना इस टैली से कैसे डेटा को मेंटेन कर सकते हैं वो पता चला ना, वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने अदर चीज़ों में भी इंप्लीमेंट करी है। मेरे को आज भी याद है, काफ़ी सारे पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स दूंगा। आईबीएच की टैली देखी थी, मेरे को समझ में आ गया जीएसटी को कैसे करना है, जीएसटी लेजर्स को कैसे मेंटेन करना है, और मेरे को उस लेवल का मेंटेन कर सकता हूँ, मेरे को रिको की भी जरूरत नहीं है। मैं सेट ऑफ एंट्री सारी आखिरी के साल में पास करूंगा, मेरे को पता रहेगा कि हाँ लेवल ऑफ कंफर्ट है। तो रैंडमली भी टैली आप देख सकते हो, जो अच्छी टैलीज होती हैं कि कैसे वो ट्रीट होती हैं चीज़ें। ट्रेड पेबल्स का हो गया, बैंक है, क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट ले सकते हो। फिक्स्ड एसेट्स है, एक टेक्निकल पॉइंट मैंने बता दिया कि कस्टम ड्यूटी है तो उसको उसकी कॉस्ट में ऐड करो। बाकी ईबे बिल, प्लांट एंड मशीनरी के केस में तो डेफिनेटली होगा, फिजिकल आइटम है, आपके पास इनफ्लो आ रहा होगा गुड्स का, तो ईबे बिल के साथ ही आ रहा होगा। इन्वेस्टमेंट्स, ये होल्डिंग सबसे बारी जाके देख लिया जहाँ पे भी क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन हो रहा है, अगर आइटम वाइज हो रहा है तो कोई आइटम नेगेटिव तो नहीं है, क्योंकि वहां पे आपको चेक करना है कि भाई ये आइटम नेगेटिव कैसे होगी। आपने शुरुआत में 5 यूनिट खरीदी, फिर 10 यूनिट खरीदी, 20 यूनिट तो यूज नहीं कर सकते ना, उसके बाद -5 तक भी पहुंच ही नहीं सकती। ये चेक कर लिया। डेटर्स में कलेक्ट, हाँ डेटर्स में आपको पेबल्स की, रिसीवेबल्स एंड पेबल्स की एजिंग देख ली कि कंपनी से केस में स्पेशली जो भी कंपनी से करें कि लेस देन 6 मंथ्स कितने हैं, 6 to 1 मंथ्स कितने हैं, 6 to 1 ईयर कितने हैं, 1 to 2, 2 to 3 एंड ग्रेटर देन 3। लेस देन 6 वाले और ग्रेटर देन 6 वाले तो डेफिनेटली करना है, क्योंकि आपके एओसी 4 में भी जाता है। तो यहाँ पे आपको अगेन आपको लगेगा काफी सारी रैंडम चीजें एक साथ आ रही हैं, बट अनटिल अनलेस आपने देखा हो कि सारी चीजों को कैसे हो रहा है, आप नहीं कर पाओगे। आपको ये डेटा मेंटेन करना ही पड़ेगा। कैश इन हैंड आपको पता होना चाहिए, अगर मेरा टर्नओवर 50 करोड़ का है तो उस पर 1 लाख का मेरा अगर कैश इन हैंड मैं बैलेंस शीट में दिखा रहा हूँ तो एक्सेप्टेबल है, बट ऑल ऑफ अ सडन आपका टर्नओवर ही 50,000 है, वहां पे 1 लाख का कैश दिखा रहे हो तो क्वेश्चन मार्क है। मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट अगेन आ गया। बैंक अकाउंट्स, आखिरी मंथ की बैंक स्टेटमेंट मंगवा लो, चेक कर लो, आपका लेवल ऑफ कंफर्ट यूजुअली वहां पे ही हो जाता है। जीएसटी के लेजर्स एज पर जीएसटी एक्ट आपका चेक होगा। रेंट एक्सपेंस आपका बुक हो रहा है तो रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। कभी कभी होता है एलएलपी है, पता लगा रेंट एग्रीमेंट पार्टनर्स के नेम है बट एलएलपी के नेम में नहीं है, या फिर इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप ऑपरेट कर रहा है, पता लगता है वाइफ के नेम में रेंट एग्रीमेंट, खुद के नेम में नहीं है, तो वो सारी चीजें एक्सेप्टेबल नहीं होती है। तो वहाँ पे क्लाइंट को रेकमेंड करना है। कहीं ना कहीं पे होता है कि पहली बार ऑडिट या दूसरी बार ऑडिट कर रहे होते तो थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बट जहाँ पे आपने 1 साल कर ली, लैक्यूनस बता दिए, उसके बाद भी आप इंप्रूव नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पे आपको क्लाइंट को एक बार टोकना जरूरी होता है। एडवांस इनकम टैक्स है, एडवांस टैक्स के चलान आप ले सकते हो। एंड हाँ यूजुअली ये बाकी सारी इस पर्टिकुलर एंटिटी से रिलेटेड है। तो जैसे वॉक थ्रू ऑफ टैली भी हमारा हो गया, तो जैसे मैंने बताया कि एक बार इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से चेक कर ली, जीएसटी के पर्सपेक्टिव से चेक कर ली, देन एमसीए में क्या क्या चाहिए, जो जो कंपनी से डील करें वो एक बार नोट कर ले। फॉरेन एक्सचेंज रिसीट्स एंड पेमेंट्स इन यूएसडी एंड आईएनआर बोथ आपके पास होना ही चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉनिका हो गया, या फिर मेरे केस में वीजी फुटवेयर, अगर ये लोग भी कुछ इम्पोर्ट पर सेल कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे मेरे पास दोनों केसेस में ब्रेकअप होना चाहिए, बोथ इन यूएस डॉलर टर्म्स एंड इन आईएनआर टर्म्स। एंड सिमिलरली एजिंग का मैंने बता दिया, रिसीवेबल्स एंड पेबल्स की एजिंग है, उनकी लाइफ क्या है, और एक बारी एक एक करके हेड्स को भी क्लोज करना चालू करो। जैसे अभी DPT3 की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी कंपनीज के लिए स्पेशली, तो वहाँ पे आपको अपने सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन्स वाले हेड्स क्लोज करना चालू कर देना चाहिए कंपनीज के केस में। एंड हाँ, अब थोड़ा बहुत पढ़ना चालू करेंगे तो बेटर रहेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट कब बनती है कंपनी में बताओगे मैम? मान लो आपको मेरे को टोकना हो कि भैया आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाई, कैश फ्लो तो एप्लीकेबल था, बताओ रुपया मैम कब होता है कैश फ्लो? लॉजिकली भी सोचोगे ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट से स्क्रूटिनी बढ़ रही है, कंप्लायंस बढ़ रहा है, बर्डन बढ़ रही है, तो किन किन को मोस्ट लाइकली उन्होंने एग्जाम्प्टी कर दिया, यार तुम लोग तो छोड़ो। 1% कंपनी
ऐसे ही एक और कैटेगरी होती है, आप उसकी काफी बार इनकॉर्पोरेशन करते हो, और कौन सी हो सकती है? सेक्शन एड कंपनी भी होती है कभी कभी, बट सेक्शन एड कंपनी नहीं, स्मॉल कंपनी कहूंगा मैं, ठीक है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्मॉल कंपनी की रिसेंट डेफिनेशन अमेंड हुई थी। क्या डेफिनेशन है मैम? हाँ, और शेयर कैपिटल बिलो 4 करोड़। अगेन गवर्नमेंट आपको अगर बेनिफिट एक्सटेंड कर रही है स्मॉल कंपनी का, तो वहां पे वो और लगा देगी, इन दोनों में से कोई भी एक ब्रीच हो गया तो ऑल ऑफ अ सडन आप स्मॉल कंपनी नहीं हो। तो 4 करोड़ से कम का शेयर कैपिटल है एंड आपका टर्नओवर 40 करोड़ से कम है, तो वहां पे आप स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में आ रहे, तो कैश फ्लो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अब एक ब्रीफली डिस्कस करूंगा कारो की एप्लीकेबिलिटी, क्योंकि आई थिंक इस बार हमारे लिए काफी रेलिवेंट रहेगा। मैं जैसे अपना एक वर्किंग ये फोल्डर भी ब्रीफली दिखा दूंगा मैं, ये ठीक है। अब कारो कब कब एप्लीकेबल होता है? कारो सब कंपनीज पे एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट कार्व आउट दे दिया इधर, ओपीसी पे एप्लीकेबल नहीं है, स्मॉल कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, सेक्शन 8 कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। फाइनली एक रेजिडुअल कैटेगरी दे दी कि प्राइवेट कंपनीज जहां पे ग्रॉस रिसीट्स या टर्नओवर 10 करोड़ से या उससे कम है, होल्डिंग सब्सिडरी का नेचर नहीं है, बोरोइंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 1 करोड़ से कम है। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट पे आपका अटेंशन ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे लिखा है ग्रॉस रिसीट 10 करोड़ से कम है, और ऊपर लिखा है स्मॉल कंपनी। और स्मॉल कंपनी की तो डेफिनेशन अमेंड होकर 40 करोड़ कर दी इन लोग रेवेन्यू में, और यहाँ पे ये लोग खुद को ही क्लैश कर रहे हैं कि भाई 10 करोड़ से कम है, तो क्या कैरो एप्लीकेबल किस केस में होगा जब 10 से 30 करोड़ आपका टर्नओवर? तो यहाँ पे आपको सीक्वेंस वाइज चलना है। ओपीसी में कवर नहीं होते अगले पैरा, स्मॉल कंपनी में कवर हो रहे हो, कारो नॉट एप्लीकेबल। मतलब 40 करोड़ से नीचे टर्नओवर है और 10 करोड़ से ऊपर है, फिर भी आप पे कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसका मतलब काफी सारी कंपनी हो सकता है इस बार हमारी माइग्रेट आउट कर जाए फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ कारो, क्योंकि शेयर कैपिटल 4 करोड़ मुश्किल से किसी का है, आई थिंक 2 करोड़ ही मैक्सिमम जो भी हमारी कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कारो की एप्लीकेबिलिटी किस किस केस में आपकी आएगी। क्लॉजेस क्या क्या होता है, किसी को इंटरेस्ट हो वो खुद पढ़ सकता है कि कारो में और एडिशनल डिस्क्लोजर्स क्या जाते हैं। फाइनली हाँ, एक ऑडिट वर्किंग पेपर्स मेंटेन करना चालू करो। मैं फोल्डर मैनेजमेंट देखता हूँ अगर ऑडिट की भी, तो काफी सारे में मतलब बहुत हैपहैजर्डली डॉक्यूमेंट्स होता है, खुद को ही पता नहीं चलता है कि कौन से फाइनेंशियल्स हैं, एक्सेल के कौन से एक्चुअली में थे जिससे पीडीएफ बना है, पीडीएफ ही पता नहीं चलता कभी कभी कि भाई ये वाला फाइल हुआ था एमसीए में या कौन सा फाइल हुआ था। तो डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करने का भी तरीका होता है। वर्किंग शीट्स आप मेंटेन करो, कभी कभी क्या होता है पीयर रिव्यू के लिए आपकी पूरे के पूरे ऑडिट फोल्डर मंगवा सकता है आईसीआई एनएफआरए कोई भी। प्रैक्टिकल लेवल पे नहीं मंगवाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, बट हमें अपनी इंप्रूवमेंट के लिए देखना है कि कैसे हम बेटर डेटा को मेंटेन कर सकते हैं। तो ऑडिट वर्किंग पेपर्स की मेंटेनेंस। फाइनली हाँ, अब यहाँ पे मैं कहूँगा थोड़ा सा इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस से होता है कि अचीवमेंट ऑफ गोल्स होनी चाहिए अल्टीमेटली एट व्हाटएवर कॉस्ट। एफिशिएंसी होता है इनपुट आउटपुट रेशियो, कि भाई कितनी इनपुट डाल के मैं कितनी आउटपुट निकाल पा रहा हूँ। जहाँ पे डेटा ही निल है, उतना ज्यादा नहीं है, वहां पे आई थिंक आपको वॉल्यूम के लिए पुश करना चाहिए कि आप कितना एक्यूरेटली कितना जल्दी काम कर पा रहे हो, एक्यूरेटली भी बट कितना जल्दी काम कर पा रहे हो। बट जहाँ पे एक्चुअली में आपके प्रीमियम क्लाइंट्स हैं, जहाँ पे आपकी डेट मतलब आपको पता है कि मतलब रेम्यूनरेटिव क्लाइंट है, तो वहां पे आपको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स भी भेजने चाहिए, सारे वर्किंग पेपर्स मेंटेन करने चाहिए, उनको रियलाइज कराना चाहिए कि दैट सर आपका जो अभी ऑडिट हो रहा है ना, आपको रियलाइज इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं होती है एक माइक्रो या एमएसएमई एंटरप्राइज को, क्योंकि आपकी सारी कॉस्ट जो है वो हिडन रह जाती है। कल को मैं ये चीज चेक कर रहा हूँ, आपका जीएसटी नोटिस 10 साल बाद जाके इशू नहीं होगा, आपको 1 करोड़ की डिमांड नहीं आएगी, इसीलिए आपको मेरी कॉस्ट अभी रियलाइज नहीं हो रही है। कल को मैं ये चेक ना करूँ तो कल का नोटिस आ गया, तब आपको रियलाइज होगा कि अच्छा ये लोग ये सब चीजें चेक करते थे और प्रिवेंट करते हुए चलते थे। इसलिए कभी कभी अंडर वैल्यूड सर्विस भी हो जाती है हमारे केस में, हमारी इंडस्ट्री में, कि भाई ऐसा इतनी कम सर्विसेज पे काम क्यों हो रहा है। तो प्रीमियम क्लाइंट्स की बात करी तो यहाँ पे मैं फोल्डर का ये पाथ शेयर कर दूंगा। रिप्रेजेंटेशन आप मंगवा सकते हो अपने क्लाइंट से, जहाँ पे भी MRLS स्टैट्यूटरी ऑडिट, टैक्स ऑडिट, कि भाई MRLS नथिंग, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। मैनेजमेंट ये कह रही है कि हाँ हमने ये सब चीज़ें चेक करी हैं, हमने आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट दिए। ट्रक्स में यही रहता है, एक बारी खोल के खुद भी पढ़ना, ऐसा ना हो कि सर्विस की फर्म है और मैं सारे के सारे प्रोडक्ट कंपनी के मैं पॉइंट्स मेंशन करता जा रहा हूँ। इन्वेंट्री एप्लीकेबल होगी तो जब भी मैं उसको इन्वेंट्री का कंफर्मेशन लेटर भेजूंगा। डेटर्स क्रेडिटर्स में यूजुअली सारी लिस्ट आपको भेजने की जरूरत नहीं होती, जो भी जहाँ पे भी आपका मानो टॉप 50 to 60% कवर हो गया, वहाँ पे आपका लेवल ऑफ कंफर्ट आ जाता है, उतना कर सकते हो। कैश सर्टिफिकेट वंस अगेन, सारे के सारे रिप्रेजेंटेशन क्लोजेस्ट टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आपके होने चाहिए, क्योंकि कैश ऐसी चीज़ है जो आखिरी समय तक चेंज होती रहती है। ठीक है, फाइनली हाँ, एक
ऑडिट प्लान और ऑडिट प्रोग्राम होना मैंडेटरी होता है हर एक ऑडिट के लिए। तो ये जैसे हमने एक ऑडिट के टेम्पलेट बनाया, तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल जिस कंपनी की मैं आपको दिखा रहा था उसके दिखाता हूँ, तो हमने 22-23 में इनका ऑडिट करा था। तो इनका प्रॉपर, मैं कल को अगर एनएफआर को दिखाऊंगा मेरा ऑडिट प्लान ये था, वो किसी हद तक एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने अपनी क्वेरीज मेंशन करी थी और मेरा आखिरी में रिमार्क्स क्या आया कि फाइनली क्या किया, इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। नील कंपनीज में करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे रेम्युनरेटिव क्लाइंट्स है नहीं है, नहीं करने की जरूरत। बट जहाँ पे एक्चुअली में प्रीमियम क्लाइंट्स है, वहाँ पे आपको अपनी लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म शो करना है। आपको ऐसे डेटा भेजना है कि सर ये मेरी क्वेरीज है, इसका सोल्यूशन दो। मैं इसको हाथ के हाथ अपडेट करते जाऊंगा कि आपने इसकी मैनेजमेंट मतलब एक्सप्लेनेशन दे दी या फिर डॉक्यूमेंट दे दिया, मेरे को लेवल ऑफ कंफर्ट आ गया। बैलेंस शीट की क्वेरीज हैं, पीएनएल की क्वेरीज हैं। सैंपल की बात कर रहा था मैं, तो सैंपल में मैंने ये टॉप एंड आइटम्स देख ली, वहाँ पे मेरे को लेवल ऑफ कंफर्ट आ गया। यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं है क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्ट ही था, तो जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आ गया वहाँ पे इनवॉइस तो देखने की जरूरत नहीं है। फिक्स्ड एसेट्स में उन्होंने ये परचेजेस करी थी तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मांग लिए। सिमिलरली परचेज अकाउंट्स का डेटा क्रेडिटर कंफर्मेशन के लिए हमने कहा कि सर सामने वाले को कि आप मेल भेजो, अपना लेटेस्ट लेजर प्रोवाइड करो। नेचुरल सी बात है, जहाँ अब वो मेरे को ऐसा डॉक्यूमेंट तो प्रोवाइड नहीं करेगा, पता लगे सामने वाला 1 लाख का डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, मेरे में 2 लाख का क्रेडिट आ रहा है, मैं कहूंगा सर ये 1 लाख का क्यों आ रहा है, तो वो खुद ही रिकनसाइल करके आपको देगा कि हाँ सर ये हमसे रिकॉर्ड नहीं हुआ, हम सही कर देते। डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया। और ये फ्रॉम एन ऑडिट परस्पेक्टिव ही मैंडेटरी नहीं है, ये जो बंदा खुद अकाउंटिंग डिटेल्स मेंटेन करे उसके लिए भी मैंडेटरी है, क्योंकि वो ही अल्टीमेटली जाके सही करेगा। यहाँ पे टीडीएस की क्वेरी दिख दी कि सर इन पे टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है, फिर हुआ है तो ज्यादा रेट पे हुआ है, कम पे हुआ है, क्यों हुआ है। तो ऐसे करके ये मेरा ऑडिट प्लान एंड प्रोग्राम हो गया। तो ये कुछ ब्रीफ सी चीजें थी, काफी सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। अल्टीमेटली एंडिंग नोट पे बात करें तो ऑडिट इज अ रिपीटेटिव प्रोसेस, जितनी ज्यादा बार करोगे उतनी ज्यादा रिफाइनमेंट आएगी। हमेशा ये नहीं होगा कि आप हर एक चीज चेक कर लोगे, कुछ ना कुछ रह जाएगा कि यार ये और चीज मैं चेक कर सकता था। कभी कभी डॉक्यूमेंट्स में भी आरओसी के ड्राफ्ट हो रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि अच्छा ये चीज तो रही गई। अगेन कोई क्रूशियल चीज रह जाए वो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, बट इतनी बड़ी भी कोई चीज नहीं रह जाएगी जिससे आपको अपनी ऑडिट पे ही क्वेश्चन मार्क उठे। क्योंकि अल्टीमेटली आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो बैंक बैलेंस ही चेक नहीं किया था, मैं मान के चल रहा था कि ये सही होगा। वहाँ पे आपको बैंक बैलेंस देखने में क्या 31 मार्च की स्टेटमेंट होगा और चेक कर लो, इतना आप अपने लेवल पे कर सकते हो। एंड फाइनली मैं चेस थोड़ा बहुत फॉलो करता हूँ, तो एक इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर है यासर सैरावन, वो कहता है कि आई बिलीव इन मेकिंग एवरी मिस्टेक ट्वाइस, क्योंकि थर्ड टाइम यू आर नॉट गोइंग टू गेट मी। इसका मतलब गलती करो 2 बार ही करो मैक्सिमम, थर्ड टाइम में आपकी इंप्रूवमेंट ऑलरेडी आनी चालू हो जानी चाहिए। और एक और एडिशनल चीज, गलती करो तो ऑफिस में करो, बाहर जाके एक्सेप्टेबल नहीं होता, क्योंकि वहां पे आप एक प्रोफेशनल कैपेसिटी में रिप्रेजेंट कर रहे हो। यहाँ पे करके लेट से सर के सामने आता, मैम के सामने आती गलतियां, वहां पे चलेगा, एक बार के लिए उनको लगेगा कि ये गलती आपने कैसे कर दी वगैरह, बट अगर थर्ड फोर्थ टाइम से आप अपने बार आप ही ये चीजें सही होते हुए मिलेंगी, तो वहां पे उनको भी लगेगा कि रादर देन फ्रॉम मिस्टेक्स आप एक पाथ ऑफ इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हो। तो ये कुछ चीजें जो ऑडिट में ध्यान रखने की होती हैं। तो इसी के साथ आई थिंक एग्जैक्टली 43-44 मिनट्स मैंने दिए, तो उसके हिसाब से क्लोज हो गया। तो ये कुछ पॉइंट्स है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। बाकी सर ओवर टू यू। वैसे तो देखो सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए मैंने, आपने बहुत अच्छे तरह से बताया है। मेन क्या है कि हमें स्मॉल लेवल से और हायर लेवल तक चेक करना है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमारे क्लाइंट बड़े हैं, मतलब प्रीमियम क्लाइंट भी है बट वो लिमिटेड है। मैक्सिमम क्लाइंट होते हैं हमारे जिनकी अकाउंटिंग हम खुद ही करते हैं, तो दूसरे पे उंगली उठा नहीं सकते हम। तो जब खुद अकाउंटिंग करें तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमारी होती है, टीडीएस काट रहे हो नहीं काट रहे हो, ईएसआईपीएफ एप्लीकेबल है नहीं है, वो सारी चीजें खुद ही चेक कर ले। चेक कैसे करनी है, जब खुद को नॉलेज होगी तो चेक करोगे आप। इसका मीन्स ये कहीं ना कहीं हमारी नॉलेज इंप्रूव करने की हमें जरूरत है। एक पर्सन जीएसटी का काम कर रहा है, अकाउंटिंग का काम कर रहा है, तो टीडीएस की नॉलेज भी उसको